जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड सीरीज पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग ब्रह्मांड सीरीज शुरू किए हैं। ये भौतिक विज्ञान का पहला सेट है। आपको इस ब्रह्मांड सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। दोस्तों बिहार ऐसे स्पेशल सेट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक भी ब्रह्मांड सीरीज का वीडियो मिस नहीं करना है। अगर आपने आगे बाहर सीरीज नहीं देखा है स्टैटिक जीके के लिए तो वो भी देख लीजिए सर। दोस्तों चलते हैं। पहला प्रश्न ये भौतिक विज्ञान का सेट 1 है। दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी पिंड का भार पूछ रहा है। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थान पर एक समान होता है। एक समान तो होगा नहीं दोस्तों, ये गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। विषुववृत्त रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, न्यूनतम होता है दोस्तों, इसलिए ये भी गलत है। मैदान की अपेक्षा पहाड़ पर अधिक होता है, ये गलत है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों कि किसी भी पिंड का भार, ये पिंड का भार कह रहा है दोस्तों, ये W बराबर mg की बात कर रहा है, वेट की बात कर रहा है। और ये W बराबर mg जो होता है ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुववृत्त पर न्यूनतम होता है, और जीरो जो होता है शून्य होता है पृथ्वी के। ये आंतरिक अगर भाग में हम जाएंगे, पृथ्वी के सेंटर पर जाएंगे दोस्तों, तो ये जो है W बराबर mg जीरो हो जाता है। याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है पिंड का भार, यही यहाँ पर स्टेटमेंट सही था, बाकी गलत हैं। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न लिखा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट में जो है व्यक्ति का भार कब अधिक होता है, ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो। एक समान वेग, वेग का क्या मतलब है, गलत है। एक समान वेग से नीचे आ रही हो, ये भी गलत है। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, यही बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर ऊपर की ओर त्वरण से गमन करती है तभी लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होगा, ये डी गलत है, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको अंत तक वीडियो देखना है। अंत तक वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, अगर मान लीजिए किसी भी पिंड को, या अगर हम स्वयं ही जाते हैं पृथ्वी से चंद्रमा पर, तो हम जानते हैं कि 1/6 हो जाता है उसका जो वेट है। W बराबर mg क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। याद रखेंगे, यही प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर जब ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही होगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, मास होता है द्रव्यमान, मतलब दोस्तों ये कभी नहीं बदलता है, गलत स्टेटमेंट। उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न हो जाएगा, दोनों भिन्न नहीं होगा, केवल भार भिन्न होगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। यही प्रश्न का सही उत्तर है, सी ऑप्शन। उसका द्रव्यमान और भार दोनों पूर्ववत रहेगी, ये भी गलत है। तो जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो 1/6 ये W हो जाता है। W बराबर mg होता है। प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 है दोस्तों, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो, कह रहा है कि अगर किसी भी पिंड का स्पीड दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, ये ऑप्शन दिया है यहाँ पर। या फिर उसका संवेग दुगना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। दोस्तों उसका संवेग दुगना हो जाएगा। संवेग P बराबर mv होता है और यही दुगना हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब हम इसकी वेग को जब हम बढ़ाएंगे, वेलोसिटी बढ़ाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, दुगना हो जाएगा। मान लीजिए P बराबर mv होता है, यहाँ पर हम अगर 1 रखेंगे,
अगर 2 कर देंगे यहाँ पर स्पीड, तो यहाँ पर अगर 1 रहेगा स्पीड तो mv m हो जाएगा, और यहाँ पर 2m हो जाएगा दोस्तों। p बराबर अगर 2 स्पीड रख देंगे तो सीधी बात है, सीधी बात हमने फॉर्मूला से भी देख लिया है कि उसकी गतिज ऊर्जा उसका संवेग जो है, संवेग दुगना हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है, संवेग दुगना हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कह रहा है। अगर दुगना हम कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इसी फॉर्मूला को हमें अप्लाई यहाँ पर करना है, अप्लाई करना है। ये p बराबर गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv² होता है। आप देखिए यहाँ फॉर्मूला में भी आप पुट करेंगे, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, मान लीजिए अगर किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा 2 है, अगर हम 2 को 4 कर देंगे मतलब दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी परिवर्तित होगा, चचौ का 16 हो गया। यहाँ अगर 2 पुटअप करते तो यहाँ पर क्या होता, 2 दूनी 4 होता, तो सीधे 4 गुना बढ़ रही है दोस्तों। सीधे गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ रही है? 4 गुना। प्रश्न पढ़ते हैं, दुगनी हो जाती है, गलत है, आधी रह जाएगी, ये भी गलत है, 4 गुना हो जाएगी। अभी हमने फॉर्मूला को डिराइव किया है और ये प्रश्न का राइट आंसर 4 गुना हो जाएगा, चौथाई रह जाएगी, ये भी गलत है। प्रश्न 6 है, वायुमंडल दाब को नापने के लिए आवश्यक क्या है? द्रव घनत्व मापी है, बैरोमीटर है। बिल्कुल सही है, बैरोमीटर। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है, किसी पिंड का अधिकतम भार, अधिकतम भार W बराबर mg की बात कर रहा है दोस्तों। W बराबर mg कहाँ पर ज़्यादा होता है? वायु में ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, हवा के कारण। जल में भी नहीं होगा, हाइड्रोजन में भी नहीं होगा, ये निर्वात में होगा। निर्वात में बिल्कुल सही है। निर्वात ऐसा जगह होता है जहाँ पर शून्य की स्थिति होती है, कोई हवा नहीं होता है दोस्तों। शून्य की स्थिति में निर्वात बनता है। आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे, साइंस कहीं ना कहीं प्रयोग पर डिपेंड है। आप रोजिंदा जीवन में जो देखते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं कि सुनार जो है, सुनार जब सोना को तौलते हैं तो किसी बंद इस प्रकार से बक्से में तौलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं दोस्तों, निर्वात की स्थिति पैदा करना चाहते हूँ, किसी प्रकार का वायु अंदर एंटर ना करे और जो है सोने का भार जो है अधिकतम सो हो, अधिकतम सो हो, जो सही है वही सो हो, सही है वही सो हो। तो यहाँ पर निर्वात अगर नहीं रहेगा, अगर हवा में देखेंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएगा, वेरिएशंस आएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो निर्वात में ही अधिकतम जो है भार होता है। प्रश्न 8 है, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल पूछ रहा है। बीकर में जल का तल क्या होगा? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब बीकर में या बाल्टी में कहीं भी बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो इसका 1/9 भाग ही केवल ऊपर रहता है, 1/9 भाग पानी के ऊपर रहता है, और जबकि 9/10 भाग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9/10 भाग जो है बर्फ का पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा उसकी सरफेस में। देखिए ऊपर उठ जाएगा, गलत है, नीचे गिर जाएगा, गलत है, पूर्ववत बना रहेगा, यही सही है, पहले ऊपर उठेगा, ये गलत है। कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर जब बीकर में जल का तल बर्फ पिघल जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ आइस। बर्फ के डेंसिटी से जो है, बर्फ के डेंसिटी से पानी का डेंसिटी अधिक होता है, इसीलिए पूर्ववत ही बना रहेगा।
कोई चेंज नहीं होगा उसके वाटर लेवल में। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और अंत तक आपको क्लास देखना है, मिस नहीं करना है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? जल गलत है, पारा बिल्कुल सही है दोस्तों। आप देखते हैं पारा का इस्तेमाल थर्मोमीटर में कहीं ना कहीं इसीलिए किया जाता है कि ये स्मॉल स्मॉल हीट को भी ऑब्जर्व कर लेता है उसको, और पारा का इस्तेमाल इसलिए तो किया जाता है थर्मोमीटर में। तो पारा सही है, ईथर गलत है, अल्कोहल भी गलत है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा ही है। प्रश्न 10 है, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। क्या मतलब दोस्तों? दूध की परिशुद्धता ये तो इलेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है, ये आपेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता मापी से आपेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है, हाइग्रोमीटर कहते हैं इसको। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है? विद्युत की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है, ये क्वेश्चन है। परावैंगनिक किरणों का गलत है, प्रकाश किरण ये भी गलत है, गामा किरण गलत है, अवरक्त किरण इंफ्रारेड रेज की जो है सबसे लंबी वेवलेंथ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार। और ये जो है आपको ध्यान रखना है 7600 इंटू 6 इंटू, एक मिनट दोस्तों, ये 7600 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में जो है वेवलेंथ लिखी जाती है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा अगर कह देंगे इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म तरंग का होता है, माइक्रोवेव्स का इससे भी ज़्यादा होता है, परंतु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा अवरक्त किरण होगा। सूक्ष्म किरण का इससे भी ज़्यादा होता है और उसका होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 6 से लेकर के ये कितना होता है दोस्तों? 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। सूर्य ग्रहण से पृथ्वी का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण में आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तभी आती है जब चंद्रमा जो है, ये मून जो है बीच में आ जाता है, किसके? सन और अर्थ के। तो ऐसे भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, चंद्र ग्रहण तभी सूर्य ग्रहण होता है, याद रखना है। और पृथ्वी से देखने पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा दिखाई, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा प्रश्न था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोई भाग नहीं, ये तो गलत है, किरीट दिखाई देता है, ये किरीट दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण में। वर्णमंडल गलत है, प्रकाश मंडल गलत है। सूर्य ग्रहण, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? इसमें जो है चांद बीच में आ जाता है सूरज और अर्थ के, और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होता है? उसमें अर्थ बीच में आ जाता है, किसके? सन और मून के। चंद्र ग्रहण वही होता है। चलते हैं प्रश्न 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब क्या होती है? समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक होता है? नहीं, गलत है। समतल दर्पण सदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आपको ध्यान रखना है। आभासी प्रश्न का राइट आंसर है पटल पर बन सकता है, गलत, डी भी गलत है। 13 का आभासी होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। चलते हैं प्रश्न 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है कि दंत चिकित्सक का दर्पण। देखिए दोस्तों, जब दंत चिकित्सक, आप देखते हैं कि उसको मुंह का दांत देखना होता है और मुंह के दांत में कीड़े देखता है, वो कीड़ा देखता है या किसी प्रकार से नुकसान किया हुआ है दांत में, तो उसको कुछ ना कुछ बड़ा देखना है दोस्तों। बेलनाकार गलत है, बड़ा देखने के लिए हम देखते हैं समतल दर्पण भी गलत है, उत्तल दर्पण भी गलत है, ये तो छोटा देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण लगा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण से बड़ा दिखाई देता है कोई भी इमेज,
इसीलिए ये धन चिकित्सक जो है अवतल लेंस का ही प्रयोग करता है। चलते हैं प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न 15 है, मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु समतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि इमेज को छोटा दिखाई कर देता है दोस्तों, छोटा बना करके दिखाता है। हम पीछे से आती गाड़ी को देखने के लिए आप देखते होंगे कि हेड जो उसका मोटर वाहन का पीछे का दृश्य देखने के लिए जो लेंस लगा रहता है उसमें उत्तल लेंस रहता है, इसीलिए इमेज पीछे से अगर 10 गाड़ी आ रही है तब भी उसको दिखाई देता है। एक छोटे से आईने में, छोटे से लेंस में दिखाई देता है और छोटे छोटे रूप में दिखाई देता है, इमेज को छोटा कर देता है। अतः प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा होता है। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 16 की ओर। प्रश्न 16 है, 3 प्राथमिक रंग नीला हरा और लाल, नीला पीला लाल या फिर नीला नारंगी व लाल, बैगनी जामुनी व नीला। 16 प्रश्न का राइट आंसर है नीला हरा और लाल। याद रखना दोस्तों, कभी काल इस प्रश्न का राइट आंसर जो है नीला पीला और लाल भी देता है। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों एक बार कंफर्म हो लेना है, क्योंकि प्रश्न में दोनों ही सही। कभी काल अगर ये ना हो ऑप्शन में नीला हरा लाल तो आपको नीला पीला लाल भी मारना है, परंतु इस प्रश्न का राइट आंसर अभी नीला हरा व लाल ही होगा। चलते हैं प्रश्न 17 की ओर। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल के सदृश होता है? मतलब जो कैमरा जो हम लोग फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका जो है कौन सा भाग ये रेटिना की तरह होता है। रेटिना पर इमेज पड़ता है दोस्तों, आंख में रेटिना होता है, उस पर इमेज पड़ता है। तो आप देखते हैं ये फिल्म जो है कैमरा का फिल्म, इसमें भी इमेज पड़ता है। अतः प्रश्न का राइट आंसर फिल्म होगा। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 18 की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ऐसे प्रश्न बराबर एग्जाम में आएंगे ही आपके। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर का तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तीक्ष्ण क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो है हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ध्वनि की हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति पहला ही बिल्कुल सही है। हाई आवृत्ति होते हाई फ्रीक्वेंसी होती है। उच्च आयाम गलत है, निम्न आवृत्ति गलत है, कमजोर वाक्य यंत्र गलत है। हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है महिलाओं का, इसलिए आप देखते हैं कि उनका तीक्ष्ण आवाज होता है। महिलाएं जब गाती है तो तीक्ष्ण आवाज होता है या बोलती हैं तो। प्रश्न है, ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है या फिर वायु में होता है? देखिए, निर्वात में तो ध्वनि गमन करेगी ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, या सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो वायु में होता है, जल में होता है या फिर इस्पात में होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर इस्पात हो जाएगा दोस्तों, इस्पात में होता है। आप देखेंगे कि इस्पात में ही ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है, निर्वात में तो गमन नहीं करेगा, गलत है। वायु में तो होता है लेकिन कम होता है, जल में भी कम होता है, इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा गमन करती है स्पीड से, याद रखना इस बात को। माक संख्या जो है, मैक संख्या का संबंध किससे? ये है प्रश्न, ध्वनि के वेग से, जलयान से, वायुयान के वेग से या फिर अंतरिक्ष यान के वेग से। दोस्तों आप देखते हैं कि ये मैक संख्या जो है ना, मैक संख्या ये वायुयान के वेग से होती है। वायुयान के वेग से इसका संबंध है। 1 2 3 4 5 10, 1 से 10 तक होती है मैक संख्या, और इसी पर, इसी मैक संख्या के आधार पर इनका स्पीड जो है स्पीड आंका जाता है। तो ये वायुयान के वेग से संबंधित है मैक संख्या, याद रखना है आपको। चलते हैं प्रश्न 21 की ओर। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है हमें मैकेनिकल एनर्जी में। डायनामो क्या करेगा? डायनामो तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, गलत हो गया। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा?
ये भी गलत हो गया दोस्तों। ये विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर अगर पानी खींचने के लिए आपके घर में भी लगा है तो यही इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये प्रेरक भी गलत है। प्रश्न 22 है, लाउड स्पीकर में क्या होता है दोस्तों? लाउड स्पीकर में क्या आप देखते हैं? लाउड स्पीकर में क्या होता है दोस्तों? ये विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब हम बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और फिर क्या करता है, उस साउंड को बढ़ा करके ये देता है दोस्तों। तो फिर वापस ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दो परिवर्तन होता है, एक तो विद्युत से यांत्रिक में होता है और फिर ध्वनि में भी होता है। प्रश्न का उत्तर बी होगा। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है, याद रखना। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अभी मैंने बताया दोस्तों, विद्युत सेल तो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गलत है। ट्रांसफार्मर भी गलत है। डायनामो सही है। ये डायनामो ही ऐसा काम करता है। जनरेटर इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इसमें आप लोग देखते होंगे कि डीजल डाला जाता है और मैकेनिकल एनर्जी का ये विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये डीसी वोल्टेज होता है दोस्तों। डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये, डीसी करंट, याद रखना। प्रश्न 24 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम क्या होता है? आप लोग देखते हैं घर में प्रत्येक होम में जो है ये फ्यूज का इस्तेमाल होना ही होना है। फ्यूज का इस्तेमाल होना ही होना है। अगर हाई करंट आता है उसको क्या करता है, ये अति भारण या लघु पतन की स्थिति में परिपथ का भंग कर देता है। ठीक है, यही सही है। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। क्या करता है कि जब परिपथ में बहुत ज़्यादा जो है करंट आ जाता है तो दोस्तों क्या करता है, ये पिघल जाता है और वहीं से सर्किट ब्रेक हो जाती है। सर्किट ब्रेक जब हो जाएगी तो घर के जो अलायंसेस है, इलेक्ट्रिक अलायंसेस है, वो सब बच जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्यूज। प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। चलते हैं प्रश्न 25 की ओर। प्रश्न 25 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या पूछ रहा है, कितनी है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 106 मीटर है। ये 10/6 है, 10 पे पावर 6 है दोस्तों। ये गलत है, लेकिन 10 पे पावर -10 मीटर ये सही है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है। ये 10⁻10 मीटर ये है। इस प्रकार से 10 पे पावर -10 मीटर है। 10 पे पावर -10 मीटर है और यही प्रभावी त्रिज्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है, ये ए गलत है, बी सही है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 26 की ओर। प्रश्न 26 है, यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में क्या होता है? देखिए न्यूक्लियस में क्या होगा दोस्तों, न्यूक्लियस में आप देखते हैं कभी भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही होता है न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमता है चारों तरफ। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ घूमता है। तो प्रश्न देख लेते हैं पहले। यूरेनियम 235 नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, केवल प्रोटॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन केवल नहीं होता है, गलत है। और इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही है, तो पूरी तरह से गलत है। डी बिल्कुल सही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बल संख्या 235 होती है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। चलते हैं प्रश्न 27 की ओर। प्रश्न 27 है, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु में नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप किरणें कौन सी हैं? औरक किरणें, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, या फिर ये दोस्तों गामा किरणें होगा। यहाँ पर गामा किरणें, याद रखना गामा किरणें होगा दोस्तों यहाँ पर। और यही गामा किरणें जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। परमाणु में नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप किरणें जो है ये गामा किरणें होती है, याद रखना। खगोलीय दूरी नापने के लिए मात्रक पूछ रहा है। एंगस्ट्रॉम तो वेवलेंथ नापा जाता है, वेवलेंथ के लिए है।
तो ये गलत हो जाएगा। किलोमीटर में डिस्टेंस नापा जाता है, गलत हो गया। समुद्री मील इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये समुंदर की डिस्टेंस नापी जाती है, समुंदर में, महासागर में। प्रकाश वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खगोलीय दूरी के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल होता है। प्रकाश वर्ष कहिए, पारसेक का भी इस्तेमाल होता है। अगर ऑप्शन में पारसेक होता ये भी सही हो जाता। चलते हैं प्रश्न 29 की ओर। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के अलावा देखिए, सबसे निकटतम अगर कहेगा दोस्तों तो सूर्य होगा, और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम जो है हमारे पृथ्वी का, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये तारा है पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा। तो यहाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है, यही प्रश्न है। 4.2 सेकंड, 42 सेकंड। 4.2 कैसे होगा दोस्तों? 8.5 मिनट के आसपास तो सूरज से आने में रोशनी लगता है, प्रकाश आने में, तो ये गलत हो जाएगा। 42 सेकंड भी गलत हो जाएगा। 4.2 वर्ष बिल्कुल सही है। 4.2 वर्ष ही लगता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 42 वर्ष गलत है, क्योंकि ये 4.2 वर्ष लगता है दोस्तों। प्रश्न 30 है, समुंदर में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त होता है। अगर समुंदर में देखिए दोस्तों, रडार तो ऊपर का पता लगाने के लिए आकाश में, अगर हम कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, आकाश का लगाते हैं, तो ये ऊपर के लिए रडार है। सोनार समुंदर में, स से सोनार और स से समुंदर में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए। प्रश्न का राइट आंसर बी सोनार है। क्वासार गलत है, पल्सर गलत है। और अगर यही आकाश की वस्तुओं का पता लगाने के लिए होता, रडार हो जाता, रेडियो एंटी डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो एंटी डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलते हैं प्रश्न 31 की ओर। आपको वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो अंत तक देखना है। एक्सप्लेन करने के बाद, ये लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, और ज़्यादा लंबा नहीं है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? स्नेहक के रूप में बॉक्साइट गलत है। दूसरा है गंधक, ये भी गलत है। फॉस्फोरस गलत है। ग्रेफाइट सही है। ग्रेफाइट का ही प्रयोग जो है स्नेहक के रूप में मशीनों में किया जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। अगर अब मैं केवल क्वेश्चन ही बोल के चला जाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 5-10 मिनट में क्लास खत्म हो सकता है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का साइंस पोर्शन है, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैं कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। प्रश्न है, ऑटो वाहन में द्रव चालित या हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये प्रश्न है। बर्नौली के सिद्धांत पे नहीं करता है दोस्तों, बर्नौली के सिद्धांत पे नहीं करता है। आप देखेंगे बर्नौली का सिद्धांत बहुत एक चैप्टर ही है, हम पढ़ा देंगे बाद में। गलत हो गया। पॉइसल ये गलत है। पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है ये। सी बिल्कुल सही है। डी भी गलत है। ये पानी के लिए है, पानी में फोर्स ऑफ बायनेंसी लगती है, वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और अगर एक जो है, एक साइड से ट्रेन जाती है, ट्रेन से हम लोग दूर रहते हैं, यही है बर्नौली सिद्धांत, वहाँ पर लगता है, याद रखना। बर्नौली सिद्धांत, सॉरी दोस्तों, ये बर्नौली सिद्धांत जो है ना, ये लिक्विड से संबंधित है कहीं ना कहीं, वो नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर पास्कल का सिद्धांत हो जाएगा। आप देखते हैं पास्कल का सिद्धांत क्या होता है? P बराबर F/A होता है। यही पास्कल का सिद्धांत है। फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया है। और ये ऑटो वाहन में द्रव चालित या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न 33 है, डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा के जांच के लिए, आप देखिए आज के डेट में दूरबीन से हो रहा है ऑपरेशन। वही चीज़ है, दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है। क्या कर रहा है ये दोस्तों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये डी ऑप्शन सही है। ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यहाँ पर जिस प्रकार से कार्य हम देखते हैं जो है ऑप्टिकल फाइबर में होता है, वही कार्य यहाँ ऑपरेशन के तहत होता है दोस्तों। लेंस लगे होते हैं और अंदर से इमेज जो है प्रकाश के थ्रू बाहर आता है और डॉक्टर देख पाते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलते हैं प्रश्न 34 की ओर। एसी को डीसी में परिवर्तित कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर तो क्या करेगा दोस्तों, ये हाई एसी वोल्टेज को लो करेगा और लो को हाई करेगा, ये करता है, इसको हाई और लो करने का इसका काम है। गलत हो गया। रेक्टिफायर, बिल्कुल सही, ये रेक्टिफायर ही करता है एसी को डीसी में परिवर्तित। प्रेरण कुंडली गलत है। डायनामो भी गलत है, ये तो डीसी वोल्टेज होता है इसमें, डीसी। जिसकारी हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 35 प्रश्न है, प्रकाश की वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, या फिर अनंत होता है? प्रकाश की वेग तुलना में रेडियो की तरंग एक समान ही होता है दोस्तों, याद रखना, एक समान होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है लाइट की, और यही स्पीड जो है ये रेडियो तरंग की भी होती है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलते हैं प्रश्न 36 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है? एक दूसरे का अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो दोनों एक साथ ही रहते हैं न्यूक्लियस में। फोटोन इलेक्ट्रॉन, फोटोन तो लाइट में होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, एंटी पार्टिकल है। अगर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है, तो पॉजिट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डी गलत है। चलते हैं प्रश्न 37 की ओर। प्रश्न 37 है, प्रसिद्ध बिग बैंग थियरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थियरी आप लोग जानते हैं, जीनोम प्रभाव से, ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है दोस्तों, ये बिग बैंग थियरी याद रखेंगे। बिग बैंग थियरी, ये डी भी गलत है और सी भी गलत है और डी गलत है। डॉपलर प्रभाव पर डिपेंड है। क्या होता है डॉपलर प्रभाव? आप देखे होंगे दोस्तों, ध्वनि जो है, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, अगर दोनों ही चल रहे हैं, एक ट्रेन भी चल रही है और एक व्यक्ति भी चल रहा है, श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि सुनाई पड़ती है, परंतु उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। यही डॉपलर प्रभाव है कि अगर एक बस में व्यक्ति जा रहा है, दूसरी ओर ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति जा रहा है, दोनों को ध्वनि सुनाई तो देगा एक दूसरे को, परंतु ध्वनि का जो है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि तो सुनाई दोनों को देगी, परंतु फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और यही बिग बैंग थियरी इसी सिद्धांत पर काम करता है, डॉपलर के प्रभाव पर। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्रीम क्वेश्चन से आपको मिस नहीं करना है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? एक्स किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या फिर सभी? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, ये प्रश्न है, तो ये बीटा किरणें निकलती है, बीटा किरणें, ये बीटा किरणें, ये वाला है, इसका संज्ञा ये है, बीटा किरणें कोबाल्ट 60 से निकलती है। ए गलत है, बी गलत, यहाँ बी गलत है और डी गलत है। उस हिसाब से दोस्तों देखिए, यहाँ पर आगे पीछे ओबीसी हो गया है, तो इसमें सी सही है, बीटा किरण। चलते हैं प्रश्न 39 की ओर। प्रश्न 39 है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? एडिसन है, गलत है, न्यूटन ने ये दिया है दोस्तों। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। फेराडे गलत है, फेराडे ये जनरेटर वाले हैं, इनमें से कोई नहीं गलत है। न्यूटन जो है, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। याद रखना, 3 लॉ दिए हैं इन्होंने, न्यूटन ने। चलते हैं प्रश्न 40 की ओर। प्रश्न 40 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, अगर कोई वस्तु शून्य मतलब कि जहां पर एयर ना हो, शून्य निर्वात की स्थिति होती है, और प्रश्न ये है कि अगर निर्वात में अगर कोई वस्तु गिरती है तो क्या होगा? समान गति होगी, समान वेग होगा, समान त्वरण होगा, या फिर समान बल होगा। अगर दोस्तों निर्वात में जब वस्तु गिरेगी
तो ये समान त्वरण से गिरेगी, याद रखना। उसकी ग्रेविटी समान हो जाएगी, समान ग्रेविटी के साथ ही गिरेगी, याद रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्वात में अगर दोस्तों कोई एक कागज का भी टुकड़ा हम गिराते हैं और एक लोहे का भी टुकड़ा गिराते हैं, निर्वात में दोनों समान गति से ही नीचे उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर समान त्वरण लगता है, याद रखना। समान एक ही साथ दोनों आएंगे, याद रखना, यही निर्वात की स्थिति होती है। और सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड कहाँ पर होती है? अगर ऑप्शन में एयर भी आता है और निर्वात आता है तो आपको सदा निर्वात मारना है। निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। निर्वात से थोड़ा सा वेरिएशंस में कम होगा, एयर में होती है, परंतु सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है। प्रश्न 41 है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का प्रथम ही नियम है दोस्तों, प्रथम नियम है न्यूटन का, ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है कि अगर कोई वस्तु जो है अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, या कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलते ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना काम करे। यही न्यूटन का प्रथम लॉ। तो यहाँ पर यही इस्तेमाल होता है। आप लोग देखते हैं जब बाह्य बल, गाड़ी जब रुक जाती है, बाह्य बल इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? सवारी आगे की ओर झुक जाती है। परफेक्ट है बिल्कुल, न्यूटन का प्रथम लॉ। जड़त्व का सिद्धांत इसी को कहते हैं, प्रथम नियम को ही। ये द्वितीय गलत है, द्वितीय नियम गलत है और थर्ड लॉ भी गलत है। देयर इज ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है ये न्यूटन के थर्ड लॉ में, याद रखना। समेक भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 42 की ओर। प्रश्न 42 है, कैपिटल जी की मान, देखिए स्मॉल जी एक होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कैपिटल जी की वैल्यू। देखिए स्मॉल जी की वैल्यू प्रत्येक जगह चेंज होता रहती है दोस्तों, परंतु ये कैपिटल जी है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कहीं भी पूरा यूनिवर्स में चेंज नहीं होगा। परंतु अगर हम स्मॉल जी कहेंगे तो ये चेंज होता रहता है। देखते हैं प्रश्न, कैपिटल जी की इकाई क्या है? इसका यूनिट पूछ रहा है दोस्तों हमसे, यूनिट पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। इस प्रश्न का राइट आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होगा। यही प्रश्न का सही उत्तर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलते हैं प्रश्न 43 की ओर। आवेग माप है, आवेग इम्पल्स होता है, अंग्रेजी में इसको इम्पल्स कहते हैं। तो ये प्रश्न है कि आवेग माप है द्रव्यमान का, गति की प्रमात्रा का, वेग का, या फिर भार का। ये किसका मात्रक है दोस्तों? तो ये भार का है। आवेग माप है भार का, और भार बराबर होता है mg, W बराबर mg होता है, याद रखना ये भी। चलते हैं प्रश्न 44 की ओर। बल का मात्रक है दोस्तों, फोर्स का मात्रक पूछ रहा है। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है, यही प्रश्न है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, और न्यूटन ही फोर्स की इकाई बन जाती है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना, बल का मात्रक है और यही मात्रक है, दिमाग में आपको छाप लेना है बिल्कुल। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बल का मात्रक। वीडियो को अंत तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 100 mm होता है, 1000 mm होता है, 0.01 mm होता है, या फिर 0.001 mm होता है। ये क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रश्न का राइट आंसर है 0.001 mm, याद रखेंगे 0.001 mm होता है माइक्रोन बराबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तापमान का एसआई मात्रक पूछा है दोस्तों।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक पूछा है। ऐसे तो ये सब है तापमान के मात्रक, परंतु एसआई मात्रक कहेगा तो सदा केल्विन होगा। जूल गलत है, वाट गलत है, कैलोरी गलत है। नहीं, वाट जो है ये जो है तापमान का मात्रक नहीं है, इलेक्ट्रिकल यूनिट है ये। बाकी यहाँ पर जूल, केल्विन और कैलोरी ये तापमान के मात्रक हैं। ये भी एनर्जी का मात्रक है दोस्तों, कैलोरी, ठीक है, ये दोनों हैं, परंतु यहाँ पर केल्विन होगा। ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, इसलिए केल्विन ही होगा। चलते प्रश्न 47 की ओर। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं विभव बल। पोटेंशियल फोर्स गलत है ये तो। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होगा स्प्रिंग में? स्प्रिंग बल, उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग बल दिया है या प्रत्यानयन बल दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रत्यानयन बल। 47 प्रत्यानयन बल होता है दोस्तों, यही है। प्रश्न 48 है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने। बहुत बड़े साइंटिस्ट है, कह सकते हैं, भौगोलविद हैं। ग्रहों की गति के नियम यही केपलर ने दिया है, केपलर ने। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या फिर रैखिक संवेग का संरक्षण? आप देखते हैं जब जेट इंजन जाता है तो वो भी रैखिक में ही जाता है, एक लाइन में, वन लाइन में। तो ये रैखिक संवेग का संरक्षण ही यहाँ पर अप्लाई होता है दोस्तों। जेट इंजन ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न अंतिम है 50 नंबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा कह रहा है। यहाँ पर देखिए वेग कह रहा है, अगर स्पीड को कह रहा है कि 1/3 अगर हम कर देंगे तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर किसी भी पिंड का स्पीड 1 है और उसको 1/3 हम कर देंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/3 आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो तितरी का 9 कितना बनेगा? 1/9 बन जाएगा। यही हो जाएगा गतिज ऊर्जा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 1/9। 9 गुना गलत हो गया, 1/9 गुना ही हो जाएगा। अभी हमने कैलकुलेशन करके देखा है, 3 गुनी गलत है और 1/3 गलत है। तो ये प्रश्न है दोस्तों। आपको 2 काम करना है। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक दिन आपको एक जो है वीडियो ये ब्रह्मांड सीरीज का मिलेगा। ब्रह्मांड सीरीज का हम साइंस पोर्शन शुरू कर रहे हैं, जो बिहार एसएससी के लिए रामबाण होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू दोस्तों।